हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो है एक चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो मैं पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ, बेसिक तौर पर कौन से शाब्दिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही उसके बाद मैं ले लूंगा इस पर आधारित रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी में पूछे गए न्यूमेरिकल्स को भी मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति में कार्य को पढ़ते हैं। ठीक है, कार्य का अर्थ हम लोग दैनिक जीवन में अगर कार्य का अर्थ समझे सामान्य रूप में तो हम कहते हैं सोना, खाना, कूदना, खेलना, दौड़ना, बोलना, पढ़ना, ये सभी कार्य समझते हैं हम। ठीक है, लेकिन भौतिकी की भाषा में जो यांत्रिक कार्य होते हैं उन्हीं को कार्य समझा जाता है। ठीक है, जहां पर यांत्रिक रूप से कार्य हो, जैसे अगर हम किसी डेस्क को उठाकर यहाँ से वहां रख देते हैं तो वहां पर एक दूरी तय की गई, उस वस्तु के द्वारा दूरी तय कराई गई। ठीक है, तो वहां पर वह कार्य है। ठीक है, वह क्या है? कार्य है। किसी गेंद को ऊपर हम फेंकते हैं, ठीक है, तो वह दूरी तय कर रहा है, बल लगा, ठीक है, तो वहां क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। मतलब कि कार्य जो है वो बल के द्वारा संपादित होगा। ठीक है, जहां पर बल नहीं लगेगा वहां कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो कार्य, पहली बात की कार्य बल पर निर्भर करता है, मतलब कि कार्य जो है बल के द्वारा संपादित होगा, बल के द्वारा कार्य संपादित होगा। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि वह दूरी तय करना चाहिए, एक विस्थापन होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, दूरी तय करनी चाहिए वस्तु। अगर हम इस वस्तु को यहाँ से यहाँ रखते हैं तो ये पहले यहाँ था, यहाँ से इतनी दूरी तय किया तो हमको यहाँ से यहाँ ले जाने में बल लगा और इसने दूरी तय किया, मतलब कि वहां पर कार्य हुआ है। तो इस तरह के कार्यों को भौतिकी में कार्य समझा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कार्य की परिभाषा क्या होती है और वहीं से सूत्र निकलेगा। तो चलिए, कार्य की परिभाषा हम कह सकते हैं कि बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सीधा तौर पर अगर हम समझे तो बल और तय की गई दूरी या विस्थापन को हम क्या कहते हैं? बल और तय की गई दूरी या विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखे सभी पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा तो आप समझिए, और उससे वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को केवल देखते रहिए, आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो कार्य मतलब W वर्क बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। ठीक है, तो बल क्या है? F, बल F से सूचित करते हैं, विस्थापन को S से सूचित करते हैं, मतलब दूरी। तो W इक्वल टू F इंटू S या F इंटू D भी दे सकते हैं आप। क्या दे सकते हैं? D, दूरी भी कह सकते हैं इसको हम, तो डिस्टेंस भी कह सकते हैं, D भी कह सकते हैं, और S भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है संकेत के रूप में। अब देखिए, यह परिभाषा हमारे पास बना है। अब यहाँ से बहुत सारी बातें आती हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि अगर आपसे धनात्मक कार्य के बारे में पूछा जाता है, ऋणात्मक कार्य के बारे में पूछा जाता है और शून्य कार्य के बारे में पूछा जाता है। इससे पहले हम इसका मात्रक देख लेते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होगा। तो कार्य का मात्रक बल का मात्रक और दूरी का मात्रक का गुणनफल ही तो कार्य का मात्रक होगा। तो कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू दूरी का मात्रक मीटर। तो हमारा मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। दूसरी बात यह समझिए कि यह कैसी राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि? तो आप ध्यान देंगे कि बल और विस्थापन दोनों सदिश है, बल और विस्थापन दोनों सदिश है, क्योंकि जब हम बल लगाते हैं तो एक निश्चित दिशा होता है। हम कहते हैं कि हमने इस दिशा में बल लगाया, तो बल में दिशा होता है, तो बल सदिश है। अगर कहीं पर विस्थापन है, कोई वस्तु दूरी तय कर रही है, तो उनके बीच एक दिशा होगा कि हाँ वह यहाँ से वहां गया, तो दिशा है, तो वह भी सदिश राशि है। ठीक, लेकिन कार्य की बात जब आती है, अगर हमको कहा जाए कि बल द्वारा इतना कार्य हुआ, तो केवल मात्रा देखा जाता है,
कि हाँ कितना कार्य हुआ, तो 5 न्यूटन मीटर कार्य हुआ या 5 जूल कार्य हुआ, ठीक है। लेकिन वहां पर दिशा की चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, कार्य को व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः कार्य अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है, ध्यान देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्य अदिश राशि है, ठीक। अब हम देखते हैं धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य के बारे में समझते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जब आप मतलब 11th की कक्षा में पढ़ेंगे जब कार्य के बारे में, तो वहां पर होता है बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का मान रखना होता है। जैसे आप ध्यान देंगे, हम इन चीजों को समझते हैं कि कहाँ इसका यूज होता है। ऐसा सामान्य रूप से अगर आपसे कार्य पूछा जाए, दिशा नहीं दिया हुआ रहे, तो आप सीधे इस सूत्र पर निकालेंगे। लेकिन आपको जब कोण दिया हुआ रहे, कि मान लेते हैं कि बल लगाया गया इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में बल लगाया गया, लेकिन वस्तु जो है वो इधर गई, ठीक है, तो आप इसके और बल के दिशा और वस्तु में विस्थापन की दिशा, दोनों के बीच जो थीटा बनता है, कोण बनता है, उसके अनुसार आप cos थीटा का मान रख के बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इन चीजों को आप नोट करेंगे या आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, मात्रक भी याद होगा। अब मात्रक के बारे में एक चीज जान ले कि कार्य का मात्रक जो है वो तो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। लेकिन जूल एक वैज्ञानिक का नाम है और उनके सम्मान में कार्य का मात्रक जो है वो जूल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जूल। तो इस बात को आप याद रखेंगे, जिसका संकेत क्या होता है? कैपिटल जे। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे जूल का परिभाषा क्या होता है, एक जूल का परिभाषा क्या होता है, आप जान लें 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु को 1 मीटर दूरी तक विस्थापित करने के लिए जब हम 1 न्यूटन बल लगाएंगे, ठीक है, तो कितना कार्य होगा? तो 1 जूल कार्य होगा, ठीक है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, ऐसे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, हम बात करेंगे धनात्मक कार्य पर, ठीक है। तो धनात्मक कार्य के बारे में पॉइंट लिखिएगा कि जब बल की दिशा, मतलब कि लगाए गए बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा दोनों समान हो, ठीक है। जैसे समझिए कि इस टेबल पर एक किताब रखी हुई है, ठीक है, और इस किताब को इस तरफ से धक्का दिया जा रहा है, बल इस दिशा में लगाया जा रहा है। अब यह इसी दिशा में आगे बढ़ा और यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। तो आप सब मतलब समझिए कि बल की दिशा और वस्तु का विस्थापन दोनों उसी दिशा में है, ठीक है। या अगर हम दोनों के बीच कोण देखेंगे तो दोनों के बीच कोण कितना होगा? 0 डिग्री का। कितना का? 0 डिग्री का। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। cos 0 डिग्री का मान 1। मतलब कि जब हम बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों समान होगी या दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा तो धनात्मक कार्य होगा। कैसा कार्य होगा? धनात्मक कार्य। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम कि अगर मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि वस्तु को, कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। और गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को कहाँ खींचता है? नीचे की ओर। गुरुत्व बल किसी वस्तु को कहाँ खींच रहा है? नीचे की ओर। वस्तु जा कहाँ रहा है? ऊपर की ओर। तो विस्थापन ऊपर की ओर है और बल नीचे की ओर है। तो यहाँ पर कार्य कैसा है? यहाँ पर कार्य क्या है? ऋणात्मक है। या फिर आप दोनों की दिशा का कोण देखेंगे कि विस्थापन का दिशा और बल का दिशा दोनों के बीच कोण क्या है? तो 180 डिग्री का। कितना? 180 डिग्री का। तो जब विस्थापन और बल की दिशा का कोण 180 डिग्री होगा तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में। तो बल के विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो, मतलब बल किसी और दिशा में लग रहा है और वस्तु उसके विपरीत दिशा में, उल्टे दिशा में अगर विस्थापित हो रही है, दूरी तय कर रही है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि ऋणात्मक कार्य हुआ है। कैसा कार्य हुआ है? ऋणात्मक कार्य, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। तो इन बातों को समझने के बाद हम देखते हैं कि शून्य कार्य कब होगा, ठीक है। कार्य का मान शून्य कब हो जाएगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि एक धागे से, ठीक है, एक धागे में एक पत्थर बांध दिया गया है और इसको घुमाया जा रहा है। इसको क्या कर दिया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। इसको घुमा रहे हैं हम, तो घुमाते समय हमेशा बल हम किस दिशा में लगाते हैं? इस दिशा में।
यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है, तो इस दिशा में बल लग रहा है, लेकिन इसके गति की दिशा क्या है, इसके विस्थापन की दिशा हमेशा इस तरफ होगी। जब ये यहाँ आएगा तो इस तरफ, यहाँ आएगा तो इस तरफ। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि इन दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा या दूरी तय की गई, दूरी की दिशा के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो, समकोण हो, ठीक, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। या इस सूत्र में अगर हम देखते हैं कि बल गुने विस्थापन गुने cos थीटा, तो cos 90 डिग्री अगर लेते हैं हम, यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, cos 90 डिग्री लेते हैं तो cos 90 डिग्री का मान कितना आता है, शून्य। तो यहाँ कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इन बातों को समझने के बाद धनात्मक कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य क्या होगा और शून्य कार्य कब होगा, इन बातों से भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो आप इन बातों को ध्यान से समझ ले और कॉपी पर नोट कर ले, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल अगले वीडियो में बताया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स जो मैं आज पढ़ाऊंगा उन सभी पर आधारित न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में या एनटीपीसी में या एलपी में जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर से, मैं उन सभी को एक साथ लाऊंगा और आपको बताऊंगा। अगला टॉपिक होगा हमारा ऊर्जा, ठीक है। आज हम ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। चलिए, ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा का एक बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो कार्य होता है, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो दूरी तय करती है तो वहां हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। तो वह क्षमता किसके द्वारा आया, बल के द्वारा। किसके द्वारा, बल के द्वारा। तो हम यह कह सकते हैं कि ऊर्जा और कार्य समरूप है। क्या है, समरूप। तो कार्य ऊर्जा के समरूप है, ठीक है। तो सीधा बात है कि कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा के बारे में हम दो चीजें देखेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हमको समझना है कि जब कोई वस्तु, इसकी परिभाषा क्या होती है गतिज ऊर्जा की, कि जब किसी वस्तु में उसके गति के कारण, जब किसी वस्तु में उसके मतलब कि जब किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे देखिए कि बहते हुए जल, नदी का जल बह रहा है, ठीक है। अगर आप कोई जंगल वहां रख देंगे तो उसको क्या करेगा, बहा करके आगे की ओर ले जाएगा। तो यह जो बह रहा था जल, इसने कार्य किया, मतलब इसके पास क्षमता है कार्य करने की, और वही क्षमता क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। तो क्यों इसके पास, यह जो इस जंगल को बहा करके ले गया, क्यों ले गया, इसमें गति है इसलिए ना। तो इसमें गति के कारण ही तो इसमें ऊर्जा है, ताकि यह इसको बहा करके ले जाएगा। तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो इस पर आधारित भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि चलते हुए तीर में, बंदूक से निकली हुई गोली में कैसी ऊर्जा है, तो वो गति में है, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। जब वह गति में है तो कैसी ऊर्जा है, उसमें गतिज ऊर्जा है। इन सब बातों पर ध्यान देंगे। बांध में फंसा हुआ पानी जब निकलता है, ठीक, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब बांध में स्थिर है तो वह तो स्थिर है, तो वहां स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखते हैं हम गतिज ऊर्जा का व्यंजक। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में कहते हैं गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। 1/2 mv स्क्वायर, जहां m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग। v क्या है, वेग। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के, ठीक है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और फिर गतिज ऊर्जा ये प्रश्न न्यूमेरिकल के रूप में बनते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। इसके वर्ग के समानुपाती है, किसके, वेग के वर्ग के समानुपाती है, और द्रव्यमान के सीधे समानुपाती है। तो द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो ये भी दुगना होगा, क्योंकि दोनों एक समान है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर इसको आप दोगुना करेंगे
ठीक है। इसको अगर आप दोगुना करेंगे तो इधर प्रभाव क्या पड़ेगा, स्क्वायर, तो 4 गुना हो जाएगा। तो वेग को अगर दोगुना कीजिएगा, तो गतिज ऊर्जा कितना 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में समानुपात है। और अगर आप द्रव्यमान को दुगना करते हैं तो सीधा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, द्रव्यमान का सीधा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो अगले कक्षा में बताए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पहले हमको बहुत सारी बातें समझनी होंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या उसके आकार में परिवर्तन के कारण, दो बातें हैं ध्यान दीजिएगा, कि उसकी स्थिति के कारण या उसके आकार में परिवर्तन के कारण अगर कार्य करने की क्षमता है, मतलब कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगर कार्य करने की क्षमता है उसमें, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप सुनकर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग को अगर आप लंबा कर देते हैं, खींच देते हैं, ठीक है, तो फिर वह क्षमता रखता है कि फिर से वापस आएगा, फिर से वापस आने की क्षमता रखता है। आप जैसे ही छोड़ेंगे फिर से वापस आ जाएगा ना। अगर आप इसको मान लेते हैं कि एक स्टील का पतला छड़ है, ठीक है, आप अगर उसको मोड़ देते हैं तो फिर से वो सीधा होने की क्षमता रखता है, मतलब वो फिर से सीधा होगा। तो हमने इसको मोड़ दिया है, या फिर से सीधा हो रहा है, मतलब सीधा हो जाएगा। तो इसकी आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसकी आकृति में हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया, उसके बाद फिर वापस आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भार रख दे तो इसको ही खींच लेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा, मतलब कार्य कर सकता है, ठीक है। इसको भी हमने टेयर कर दिया, यहाँ पर कोई गोली रख दीजिए और हल्का सा इसको छोड़िएगा, ये इतना सीधा होना चाहेगा और इस पर बल लगा देगा आगे की ओर ना, तो कार्य तो होगा ना। तो यहाँ भी इसमें कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ पर आकार में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता है, साथ ही स्थिति के कारण। किसके कारण, स्थिति के कारण। तो देखिए स्थिति के कारण क्या होगा। सपोज करते हैं कि यह पृथ्वी का सतह है और यहाँ पर एक 5 kg का वस्तु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, 5 kg का वस्तु रखा हुआ है। पृथ्वी क्या करेगी कि अपने गुरुत्व बल के कारण इसको क्या करेगी, खींचेगी। पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण इसको क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी, ठीक है। और जब इसको अपनी ओर खींचेगी तो ये नीचे आना चाहेगा ना। तो क्यों नीचे आना चाहे, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित है। अगर यहाँ पर रहता तो क्या नीचे जाता, नहीं, यहाँ पर तभी तो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये जब नीचे आएगा और अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं तो इस पर बल लगाएगा, इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा, मतलब बल लगाएगा, मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता है। तो जब कार्य करने की क्षमता है तो इसमें कौन ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति के कारण और आकार में परिवर्तन के कारण अगर कार्य करने की क्षमता है, मतलब कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब आगे देखिए, इसी पर आधारित होता है इसका व्यंजक स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर भी क्या होगा, क्योंकि ऊर्जा क्या है, कार्य के समरूप है, कार्य के समरूप। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने दूरी, बल गुने दूरी या बल गुने विस्थापन। अब यहाँ पर बल क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है। तो गुरुत्व बल क्या होता है, m गुने a। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, g, तो mg। तो बल के जगह हम क्या रख सकते हैं, f के जगह क्या रख सकते हैं, m गुने g। और दूरी क्या है, यहाँ ये दूरी हो गई ना, ऊंचाई दूरी हो गई, तो h। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, mgh। जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई। h क्या है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई। एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब भी कार्य होता है तो बल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बल के द्वारा। जैसे यहाँ पर ही अगर यह वस्तु नीचे की ओर गिरा और कोई कार्य हुआ है तो गुरुत्व बल के कारण हुआ है, न कि पृथ्वी के कारण, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा अगर स्थिति के कारण है
तो दो बलों के समूह के कारण है, दो बलों के समूह के कारण है, ठीक है, या फिर दो वस्तुओं के समूह के कारण है। एक वस्तु पृथ्वी है, एक वस्तु ये पदार्थ है, ठीक। इन दोनों के बीच पृथ्वी ने इसको अपनी ओर आकर्षित किया बल के द्वारा। किसके द्वारा? बल के द्वारा। तो कभी भी कार्य होगा, ठीक है, या किसी वस्तु में ऊर्जा है तो किसके कारण है? बल के कारण। किसके कारण? बल के कारण। इस बात को ध्यान देंगे। अब आगे एक मतलब प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, बराबर है किसके? तो याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ठीक है। जब आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो जो उसका योग होगा वही क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। वही योग क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आपसे बार बार पूछा जाता है कि अगर यांत्रिक ऊर्जा का मान 3 है और गतिज ऊर्जा का मान 2 है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और आप इसको याद रखेंगे कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। तो इन प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं और इस बात पर एक लाइक बनता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इस तरह से कार्य और ऊर्जा के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक हमारा शक्ति है। तो शक्ति के बारे में, और शक्ति एक विशेष पॉइंट है जिस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में लूंगा, थोड़ा समय लूंगा और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो उन सबको मैं क्लियर करूंगा और न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में लाऊंगा। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।